अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ भाशमी और यह है टोयोटा प्रियस हाइब्रिड 2011 मॉडल। और इस कार ने वर्ल्ड वाइड हाइब्रिड्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। इससे पहले प्रियस की शेप आई है, बट ये शेप बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही अक्रॉस द ग्लोब। ये गाड़ी है भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल, बिकती भी आसानी से है, इसके पार्ट्स आपको इजीली मिलते हैं और ये सबसे ज़्यादा फिर इकोनॉमिकल भी है। प्रियस की ये शेप बहुत ज़्यादा चली थी, नई वाली शेप भी चल रही है, बट इस गाड़ी के मुकाबले में कंपैरेटिवली कम चली है। खैर, जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो इसमें इंजन 1800 आता है और 1500 भी आता था। ये गाड़ी 1800 वाली है और साइज के लिहाज से ये गाड़ी स्विफ्ट वगैरह जितनी है, बट ये तेज काफ़ी है, इकोनॉमिकल काफ़ी है और अभी ये गाड़ी ऑन खड़ी हुई है और साउंडलेस है। तो ये चीज़ें जब इस गाड़ी में लॉन्च की गई थी तो इसकी फैन बेस काफी ज़्यादा बनती गई। जहाँ बात है इस गाड़ी की, तो इसकी डिमांड 42 लाख रुपए है। ये पंजाब रजिस्टर्ड है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फ्यूल इकोनॉमिकल कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. इसके बाद प्रियस की दो शेप्स और आ चुकी हैं, यानी कि दो जनरेशंस, बट ये शेप आज भी ऑब्सोलीट नहीं लगती। अभी भी ये गाड़ी रेलेवेंट लगती है और लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है। इस एरा में रिबॉन आती थी और रिबॉन के बाद जो गाड़ियाँ आई हैं वो अब काफ़ी लीप फॉरवर्ड हैं और वो गाड़ी पुरानी लगती है, बट ये मेरे ख्याल से डिसेंट है। इसमें हेडलाइट प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती है और बीम भी स्पेसिफिक गाड़ी की हेलोजन वाली है, लेकिन इसी में और वर्जन आते थे जिनमें प्रोजेक्शन लैंप के अंदर बाइस रॉन आता था और इसके अलावा फिर दो प्रोजेक्शन लैंप छोटे और होते थे, बीम अलग होती थी। तो खैर इसमें और ब्राइट ट्रिम्स आती थी ऊपर, ये ऑलमोस्ट एक बेसिक ट्रिम ही है, बट स्टिल यहाँ फीचर्स डिसेंट हैं। इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि ये डे ऑन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। और 42 लाख रुपए में मेरे ख्याल से ये फीचर होना ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी इसमें फॉग लैंप्स भी आते हैं, इंडिकेटर्स दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर स्पेसिफिक गाड़ी में नहीं है और इसका टोयोटा का जो बैच है इसमें ब्लू लाइनिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी स्विफ्ट वगैरह जितनी है। मेरे ख्याल से अगर आप 40-50 लाख रुपए का बजट लेके निकलते हैं तो आपको साइज के लिहाज से एक बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए। सिटी और यारिस वगैरह से छोटी होती हैं, बट वो गाड़ियाँ आपको कम पैसों में नए मॉडल्स मिल जाते हैं। ये गाड़ियाँ ऑब्वियसली अगर आप इनके नए मॉडल्स हैं तो वो काफ़ी महंगी होते हैं। इसकी जो लेटेस्ट जनरेशन है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास होती है, बट ये गाड़ी पुरानी होते हुए मेरे ख्याल से अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करती है, क्योंकि एक तो साइज़ के लिहाज से ज़्यादा चौड़ी खुली है और आज की सिटी से भी ये गाड़ी ज़्यादा स्पेशियस है। लोग इसमें ज़्यादा बैठ सकते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। फीचर्स भी इसमें ज़्यादा हैं। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें थोड़ी सी कम है क्योंकि ये गाड़ी छोटे रिमो वाली है और इसके अलावा इसमें टायर की प्रोफाइल भी कम है। अगर आप इसकी बड़ी ट्रिम्स लेते हैं तो मेरे रिम का साइज 1 इंच बड़ा हो जाता है और वो थोड़ी ऊंची हो जाती है। उसके अगर आप टायर की प्रोफाइल को भी ज़्यादा कर दें तो फिर वो गाड़ी आपको पाकिस्तान में तंग नहीं करेगी। बाकी स्पेसिफिक गाड़ी में पैनोरामिक रूफ नहीं है, ये हार्ड टॉप है। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, वो मैं कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। और इस गाड़ी का ये वाला एरिया इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये गाड़ी स्पोर्ट बैक शेप में है। स्पोर्ट बैक ये होती है कि इसकी छत बैक ब्रैकेट डिग्गी के साथ ही कंटिन्यू कर जाती है। लेंथ के लिहाज से ग्रैंडी वगैरह जितनी है ही, लेकिन उन गाड़ियों की छत पहले खत्म हो जाती है और डिग्गी अलग से होती है, बट इसमें ये सारा कुछ पीछे तक आ रहा है और ये अंदर से भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। किस तरह से मैं कवर करूंगा। इस शेप में ऑडी A5 आती है और यहाँ से प्रेशर इसका ज़्यादा ऊंचा है, SUV जैसा है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, जबकि इस कैटेगरी की आज की गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक नहीं आ रही होती। और इसके अलावा इसके व्हील्स के बारे में भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि इसके रिम्स के ऊपर ये व्हील कैप लगे हुए हैं। अंदर रिम है लेकिन ऊपर व्हील कैप है। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है, वो क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। बाकी स्पेसिफिक गाड़ी में सिर्फ फ्यूल डलता है तो इसमें एक ही डोर है। इसमें PHEV वाला वर्जन भी आता है, उसमें वहां पे भी एक डोर होता है जहां से आप उस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। ये चीज इन गाड़ी में इतना पहले से आ रही थी, बट पाकिस्तान में ये चीज अब जाके कॉमन होना शुरू हो रही है। और जहां तक बात है इसके रेयर लुक की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। टेल लाइट इसकी ट्रांसपेरेंट आती है, मोस्टली हाइब्रिड कार्स की तरह, और इसके अलावा ये है भी LED वाली। इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है ट्रंक की, तो इसको अनलॉक आप नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही करेंगे, लेकिन इसकी डिग्गी इस तरह से ऊपर जाती है विंड स्क्रीन के साथ। और इसकी डिग्गी और कैबिन एक ही पार्ट है, लाइक ये अलग नहीं है आम गाड़ियों की तरह, ये सिंगल ही पीस है, यानी कि आप इसकी डिग्गी और कैबिन से भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें फिर नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, लेकिन यहाँ स्पेयर टायर नहीं आता और उसकी वजह यह है कि इसमें यहाँ पे बैटरी पैक आता है। फिर इसमें जो PHEV वाली गाड़ी होती है उसकी ये वाली जगह बंद होती है बिल्कुल, उसमें और बैटरीज आती हैं कुछ। बाकी इसके अलावा इसमें ये ट्रंक सेपरेटर दिया गया है। रेयर बेंच इसके 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनका फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और बाकी इसमें ये एक बैक पे स्पॉइलर भी आता है। ये आपको बाहर से देख के आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको अंदर से देखेंगे तो इसकी विंड स्क्रीन थोड़ा नीचे तक कंटिन्यू करती है और सेंटर में एक ये पार्टीशन दी गई है जिस पे इसका वाइपर माउंट हुआ है। बाकी इसके अलावा इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स नहीं है, बड़ी ट्रेन्स ऑफर करती हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से अपने टाइम से काफ़ी अहेड था। इस एरा में इंटीरियर गाड़ियों के बहुत स्पेशियस आया करते थे, दिस कार इज नॉट डिफरेंट। अगर आप इस तरह के रिबॉन देख लें और उसके बाद आने वाली रिबर्थ देख लें तो उनके डैशबोर्ड बहुत बड़े थे,
दिस कार इज नो डिफरेंट। इसका भी डैशबोर्ड अच्छा खासा स्पेशियस दिया गया है और इसका मीटर भी काफी पीछे है। अगर मैं नॉर्मली बैठ के इसके मीटर को टच करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, इवन आगे जाके भी इसको टच करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। और जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये भी इसके अपने टाइम के लिहाज से डिसेंट थे। इस तरह से कि पाकिस्तान में ये गाड़ी 2012-13 में आती थी, बट उस टाइम पे क्लाइमेट कंट्रोल मोस्टली गाड़ी में ऑटोमेटिक नहीं थे। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया था। गियर सेलेक्टर इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक है और इसके अलावा इसका स्टीयरिंग भी मल्टीमीडिया वाला है। लेकिन इसके मल्टीमीडिया के जो कंट्रोल्स है ये थोड़े डिफरेंट है आम गाड़ियों से। राइट पे जो कंट्रोल्स है ये इसके क्लाइमेट कंट्रोल के हैं। यहाँ से मैं इसके टेम्परेचर वगैरह को एडजस्ट कर सकता हूँ और ये जगह मेरे ख्याल से वियर्ड है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। बाकी ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल ऑफर करती है और ये छोटी ट्रिम है। इसकी बेड ट्रिम्स में क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव भी आता है। और बाकी इसके अलावा हेडलाइट्स गाड़ी में ऑटोमेटिक हैं, जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। वाइपर्स में नॉर्मल से दिए गए हैं। बाकी और सारा एरिया ब्लैंक है। साइड पे 2 इसके स्पीकर्स दिए गए हैं और इसके अलावा एयरबैंड पीस के लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। फिर एंड्रॉइड पैनल इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, बट इसकी फिटिंग काफी हद तक परफेक्ट है। ये इसका अपना ही पैनल लग रहा है देखने में। बाकी इसके अलावा यहाँ पे पुश आउट वगैरह ऑफर करती है। ये वाला पैनल इसका काफी खूबसूरत है, लेकिन उससे नीचे ये एक खाली कंपार्टमेंट भी दिया गया है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। ये चीज़ भी बहुत सारी गाड़ियों में अब जाकर आना शुरू हो रही है। नई वाली हैवल में है और इसके अलावा और भी काफ़ी गाड़ियाँ ऑफर कर रही हैं, बट इसमें ये चीज़ स्पेशियस वाली इतना पहले से आ रही है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल कप होल्डर, सेंटर कंसोल वगैरह है और इंटीरियर इसका आज की भी बहुत सारी गाड़ियों से ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप यहाँ से बैठ के इसको देखें तो मेरे ख्याल से आज की यार से भी इसका इंटीरियर बहुत बेहतर है। बाकी टोन इस गाड़ी में अलग अलग आती होती हैं। कुछ गाड़ियाँ फुल ब्लैक होती हैं इंटीरियर में, कुछ गाड़ियाँ इस तरह से होती हैं डुअल टोन में। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी फील थोड़ी लाइवली आती है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि एक छोटी ट्रिम है तो इसकी सीट फैब्रिक की फिनिश में है, इनको लेदर किया हुआ है। सेम फैब्रिक सीट फर इसके डोर में कंटिन्यू किया गया है और इसके अलावा डोर्स की जो बाकी फ्रिल्स हैं ये भी इसकी खूबसूरत हैं। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, जिनको मैं इस तरह से रोल ऑन रोल ऑफ कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा एयरबैग भी गाड़ी 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर। और इसके अलावा साइड मिरर भी इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं, इनको भी मैं गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इसकी हेडलाइट की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और बाकी हेडरूम वगैरह के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। ये स्पेसिफिक गाड़ी हार्ड टॉप है, इसमें पैनोरामिक रूफ वाले वर्जन्स भी आते हैं और सोलर रूफ वाली गाड़ी भी आती है। मैंने उनके रिव्यूज भी किए हुए हैं जो कि आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी सन ग्लास होल्डर भी ऑफर करती है और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की थी, ये बैक पे सफिशिएंट है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का इशू नहीं है और हेडरूम का भी। चौड़ी भी एक गाड़ी ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आ जाए तो वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। अमेनिटीज यहाँ ठीक है, यहाँ पे सीट बेल्ट भी हैं, एयर बैग्स भी हैं और इसके अलावा सेंटर कंसोल भी है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा विंडोज गाड़ी में प्राइवेसी वाली आती हैं, जापान से ही टिंटेड आती हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इंजन की, तो इसमें 2 मेन इंजन आते हैं, 1800 और 1500। ये 1800 सीसी वाली गाड़ी है और पाकिस्तान में गाड़ी आपको मोस्टली इसी इंजन के साथ मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल भी है और ये इंजन ज़्यादा कॉमन भी है। बाकी जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की, तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 138-140 आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, बट क्योंकि गाड़ी हाइब्रिड है तो इसकी पावर डिलीवरी आम इंजन से थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ है। ये एक्सीलरेशन में थोड़ी ज़्यादा क्विक है और इजीली 1.8 सेगमेंट की मोस्टली गाड़ियों के साथ कम्पीट कर सकती है या उनको बीट भी कर सकती है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो ये काफ़ी सारा टाइम इंजन ऑन किए बगैर ही निकाल लेती है। अभी भी गाड़ी ऑन है बट इसका इंजन ऑफ है तो ये फ्यूल नहीं ले रही। और इसी तरह ये अगर आप 60 से नीचे ही रखेंगे तब भी ये गाड़ी इलेक्ट्रिक पे ही चलती रहेगी और फ्यूल नहीं लेगी। और इस तरह से गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक और पेट्रोल को कंबाइन करके 20+ की एवरेज दे देती है। बहुत प्यार से चलाती है, 20, 22, 25 भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, बट लॉन्ग पे इसकी एवरेज 15-16 पे आ जाती है जो कि 18 सीसी गाड़ियों की होती है। तो अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी पड़ती है और इसका इंजन पे भी काफ़ी टाइटली पैक्ड है क्योंकि यहाँ पे इंजन भी है, इलेक्ट्रिक मोटर भी है, ECVT भी है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइटली पैक्ड हैं। बाकी इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाता है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रिम की, तो मैंने पहले बताया था कि इसके ऊपर ये व्हील कप है और इसकी वजह यह है कि हाइब्रिड कार्स में और इलेक्ट्रिक कार्स में मोस्टली रिम को बंद ही रखा जाता है ताकि उसमें हवा कम से कम जाए और एयर का ड्रैग कम से कम बने ताकि गाड़ी की रेंज या गाड़ी की एवरेज मैक्सिमाइज हो सके। सेम गोज फॉर दिस कार। इसको अगर आप उतार दें तो इसके नीचे भी प्रॉपर एक रिम है, लेकिन ये इसकी लुक्स को भी बेहतर बना रहा है, हवा का भी ड्रैग यहाँ पे कम करता है। बाकी इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। टायर स्पेसिफिक गाड़ी में पिरीली के हैं जो कि कंडीशन के लिहाज से भी 50% हैं और ये आगे भी कुछ टाइम गुजारा करेंगे। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।